नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना झा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मनाली और लेह को जोड़ने वाले दुनिया के सबसे लंबे हाईवे सुरंग अटल टनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल के जरिए बर्फबारी के मौसम में भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे मनाली और लाहौल स्पीति घाटी। बदलती वैश्विक भूमिका के लिहाज से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को आगे बढ़ा रहा है भारत। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के लिए सर्वोपरि है देशवासियों का हित और सुरक्षा। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के लिए पहले की सरकारों की कड़ी आलोचना। दुनिया के साथ रिश्ते मजबूत बनाने में भारतीय वस्त्र उद्योग की भूमिका अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, बुनकरों और कारीगरों के लिए वैश्विक मांग और चुनौतियों को समझने का बेहतर मौका। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन में हुआ सीटों का बंटवारा। 243 में से 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आरजेडी। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। वाम दलों को दी गई 29 सीटें। और कोविड-19 से रिकवरी के मामले में भारत दुनिया भर में पहले पायदान पर बरकरार। देश भर में अब तक 54 लाख से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। संक्रमण के सर्वाधिक दर वाले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी आई मामलों में कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज अटल टनल के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि ये टनल रोहतांग के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस टनल के जरिए लाहौल के उत्पाद अब देश भर में पहुंचेंगे और देश को नई ताकत मिलेगी। भारी बर्फबारी के चलते साल में लगभग 6 महीने देश के बाकी हिस्सों से कट जाने वाला लेह अब 12 महीने वाहनों की आवाजाही से गुलजार रहेगा। शनिवार को लाहौल घाटी के बाशिंदे इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने। देश के लिए सामरिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। हर साल सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद पड़ जाने वाला आवागमन इस टनल के जरिए पूरे साल चालू रहेगा। टनल के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण कार्य व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। देश के करीब करीब हर हिस्से में कनेक्टिविटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का यही हाल रहा है, लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है। बीते 6 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया गया है। विशेष रूप से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। दर्जनों प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं और अनेकों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी और किसानों को भी भरपूर मदद मिलेगी। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में
हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। टनल के उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने टनल के निर्माण को नई गति और शक्ति देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही बीआरओ की टीम को बड़े और कठिन प्रोजेक्ट की कल्पना साकार करने के लिए बधाई दी। जब से आपने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है, बराबर इस अटल टनल रोहतांग के बारे में आपने चिंता की है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जानकारी हासिल करते रहे कि क्या प्रगति है, और आपने इसकी विशेष चिंता की कि समय से यह टनल पूरा हो जाए। तो आपके इस इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सामान्यतः हमने देखा होगा कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ समय के बाद उसकी प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कास्ट पहले से निर्धारित थी उसी प्रोजेक्ट कास्ट के अंतर्गत ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को पूरा किया है। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे समेत बीआरओ के डीजी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अटल टनल के लोकार्पण को लेकर प्रधानमंत्री आज एक के बाद एक 3 कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अटल टनल के साउथ पोर्टल में अधिकारियों को संबोधित किया। इसके बाद सिसु और सोलंग में 2 जनसभाएं की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पिछली सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को भी उजागर किया। सरकार के लिए देशवासियों के हित और उनकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। अटल टनल लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि देश में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं और सैन्य क्षमताओं को लेकर गंभीर रवैया नहीं अपनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार ने सैन्य क्षमता को रोकने का प्रयास किया। दौलत बैग ओल्डी की एयर स्ट्रिप वायुसेना ने अपने इरादों की वजह से शुरू हो पाई, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं नजर नहीं आई। साथियों, मैं ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट गिना सकता हूं जो सामरिक दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से भले ही कितने भी महत्वपूर्ण रहे हो, लेकिन बरसों तक नजरअंदाज किए गए। कृषि संबंधी सुधारों पर हो रहे विरोध को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। इस देश में आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को परेशान कर दिया है जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया। सदी बदल गई, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अब सदी बदल गई है, सोच भी बदलनी है और नई सदी के हिसाब से देश को भी बदल करके बनाना है। कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है जीने दो, लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बीते 6 सालों में केंद्र सरकार ने पुरानी स्थिति को बदलने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, कारगिल, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम में अनेकों परियोजनाएं पूरी की गई हैं। साथ ही दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अटल टनल के निर्माण काम में जुड़े रहे मजदूर से लेकर इंजीनियर्स तक का अनुभव देश के छात्रों के काम आ सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीआरओ, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देते हुए कहा
कि अटल टनल का काम अपने आप में बेहद अनूठा है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में परियोजना से जुड़े रहे व्यक्तियों को उनकी भावनाओं के बारे में लिखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे एक ऐसा दस्तावेज तैयार होगा जिसमें मानवीय पहलुओं की जानकारी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तकनीकी यूनिवर्सिटी के बच्चों को केस स्टडी का काम दिया जाए और बच्चे यहां आकर केस स्टडी करें ताकि देश के बच्चों को इंजीनियरिंग की जानकारी मिल सके। उन्होंने विदेश मंत्रालय से भी कहा कि कुछ विदेशी विश्वविद्यालय के बच्चों को भी इस टनल के बारे में जानकारी दी जाए। इससे दुनिया को भारत की क्षमताओं के बारे में पता लगेगा। मेरे सुझाव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए भी हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए भी है और बीआरओ के लिए स्पेशली भी है। एक, ये टनल का काम अपने आप में इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक अब 1000-1500 लोग ऐसे छांटे, मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है। उसने जो काम किया है उसका अपना जो अनुभव है उसको वो अपनी भाषा में लिखे। एक 1500 लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें ह्यूमन टच होगा। जब हो रहा था तब वो क्या सोचता था, कभी तकलीफ आई तो उसको क्या लगा। एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, मैं एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कह रहा हूँ, ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें ह्यूमन टच है। किसी मजदूर काम करता होगा, उस दिन खाना नहीं पहुंचा होगा, कैसे काम किया होगा, उस बात का भी बड़ा महत्व होता है। कभी कोई सामान पहुंचने वाला होगा, बर्फ के कारण पहुंचा नहीं होगा, कैसे काम किया होगा। कभी कोई इंजीनियरिंग चैलेंज आया होगा, कैसे किया होगा। मैं चाहूंगा कि कम से कम 1500 लोग हर स्तर पे काम करने वाले 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज अपना अनुभव लिखे। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दीजिए, फिर उसको थोड़ा ठीक ठाक करके लैंग्वेज वगैरह करके एक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी अटल टनल के लोकार्पण पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व की सबसे लंबी राजमार्गीय सुरंग अटल टनल का लोकार्पण किया गया। 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग लद्दाख और सीमावर्ती क्षेत्र से संपर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को सुगम बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल टनल के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए ट्वीट किया कि ये पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि सच हो गई है। उन्होंने इस अभूतपूर्व परियोजना पर लगातार काम करने के लिए बीआरओ को बधाई। अटल टनल पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा, ऐसा आपने ट्वीट में लिखा। लोगों के पास अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, व्यवसाय के अवसर और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होगी। ये हमारी रक्षा तैयारियों को भी मजबूत करेगा और पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार पैदा करेगा। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी अटल सुरंग को बनाना आसान काम नहीं था। एक तरफ हिमालय के मजबूत पहाड़ तो दूसरी तरफ जानलेवा मौसम। लाजमी था कि कई परेशानियां आईं। शुरुआती लागत जो करीब 900 करोड़ रुपए आंकी जा रही थी, सुरंग बनी तो 3200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। लेकिन जैसा कहते हैं ना, इंसान चाह ले तो पहाड़ का भी सीना चीर देता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल पहाड़ियां। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में यहाँ बर्फीली हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। ऐसे में 2 पहाड़ियों का सीना चीरकर टनल बनाने का काम किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से
कम नहीं रहा। इसमें चुनौती थी दक्षिण छोर से धुंडी को उत्तरी छोर सिसु से जोड़ने की। इस कठिन काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर छोड़ी गई और 28 जून 2008 में सुरंग की खुदाई का काम शुरू हुआ। यह इलाका 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, इसलिए उत्तरी छोर से साल भर खुदाई का काम करना मुश्किल था। इसी वजह से सुरंग का करीब 75% काम दक्षिण छोर से पूरा किया गया और 15 अक्टूबर 2017 को सुरंग के दोनों सिरों को मिलाने का काम पूरा कर लिया गया। सबसे बड़ा लंबा टनल है जो BRO अंडरटेक कर रहा है। इस टनल का खासियत यह है, जो जैसे मैंने बोला, एक तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और सबसे डिफिकल्ट टनल माना जाता है इसको। वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट टनल है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सेरी नाला, एक प्रॉब्लम था। तो वो 600 मीटर का तकरीबन 600 मीटर लंबा है। वो सबसे बड़ा एक शेयर सोन है। वो भी एक जो है एक रिकॉर्ड है, कोई भी टनल में इतना लंबा कंटिन्यूस शेयर सोन जो है कोई टनल में हो। तो उसको अपने पार करने में उनको बहुत मेहनत करना पड़ा। इसके वजह से जो है टनल का जो कम्प्लीशन भी 4 साल जो है और आगे बढ़ा है। तो लेकिन हमारा पूरा इंजीनियर्स, हमारा कॉन्ट्रैक्टर सब साथ मिलके उसका सोल्यूशन निकाला है और आगे बढ़ा है। उसका नतीजा है अब आज हम देख रहे हैं, ये टनल जो है पब्लिक के लिए हम खोल पाया है। 17 नवंबर 2019 को पहली बार 44 यात्रियों को लेकर एक बस इस सुरंग से गुजरी। 9.02 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की वजह से यात्रा का 46 किलोमीटर लंबा रास्ता मात्र कुछ ही मिनटों में तय कर लिया गया। पहले इस सफर में 5 से 6 घंटे लगते थे। अगर मौसम खराब हुआ तो ये सफर और भी मुश्किल हो जाता था। सुरंग में 8 मीटर की डबल लेन चौड़ी सड़क तैयार की गई है, जिसमें 5.5 मीटर से ज्यादा का ओवरहेड क्लियरेंस है। इस सुरंग में एक दिन में 3000 कारें और 1500 ट्रक गुजर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, स्कैडा कंट्रोल्ड फायर फाइटिंग, रोशनी और निगरानी के लिए खास इंतजाम हैं। इसके अलावा सुरंग में हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है, जिसे आपातकाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। हर 60 मीटर की दूरी पर आग बुझाने का यंत्र रखा गया है। साथ ही हर 60 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगे हैं। इसके अलावा हर 250 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरों से लैस ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगे हैं। Technically, the project was very challenging, and then mainly because of the geological and geotechnical issues. We had an associate partner from Austria for an atom technology, D2 Consult International, and with that we could be able to do that. And mainly our the total expertise belongs to the review of the designs and the giving the as required engineering in the while implementing this one, and then while meeting the different rock classes. अब जब इस सुरंग से आवाजाही शुरू हो गई है तो इसके जरिए हमारे सैनिकों को भी काफी आसानी होगी। उम्मीद ये भी है कि सुरंग के तैयार होने से क्षेत्र में पर्यटन को भी काफी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की ओर से वस्त्र उद्योग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार वीविंग रिलेशंस टेक्सटाइल ट्रेडिशंस का उद्घाटन किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने भारतीय वस्त्र उद्योग की प्राचीनता और बहुआयामी रूप को सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, हम उन पहले देशों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले कपड़ा बुनने और रंगने की कला को सीख लिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वस्त्र उद्योग न केवल सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, बल्कि इसने दुनिया भर से हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ करने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी वस्त्र उद्योग को देश के सशक्तिकरण का अहम जरिया बनाया था। ये उन्हीं की सोच थी कि जिसने चरखे को स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना पूरे देश को एक करने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय बुनकर और कारीगरों के लिए वैश्विक स्तर की मांग, चुनौतियां और अभ्यास समझने के लिए ये वेबिनार एक बेहतर मौका साबित होगा। Domestically, textile sector is among the highest job providers in India. Internationally, textiles help us
to build trade and cultural relations with the world. After all, Indian textiles are highly valued globally. They have also got enriched with customs, crafts, products, and techniques of other cultures. Friends, this program is also in context of Gandhiji's 150th birth anniversary celebrations. Mahatma Gandhi saw a close link between the textile sector and social empowerment. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के तहत सीट बंटवारे का आज औपचारिक ऐलान हो गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि आरजेडी के खाते में 144 सीटें आई हैं, जिसमें से कुछ सीटें जेएमएम और वीआईपी पार्टी को भी दी जाएंगी। वहीं कांग्रेस को 70 विधानसभा सीटों के साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव का टिकट भी दिया गया है। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले गुट को 19, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें दी गई हैं। संघ लोक सेवा आयोग कल यानी रविवार 4 अक्टूबर को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन कर रहा है। ये परीक्षा देश भर के 2500 से ज्यादा केंद्रों पर होनी है और कोरोना महामारी के मद्देनजर यूपीएससी ने इस परीक्षा के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कोरोना काल के बीच आयोजित हो रही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के दौरान अभ्यर्थियों को संक्रमण से बचाव के लिए कई दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। यूपीएससी की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक परीक्षार्थियों के लिए मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य है। परीक्षार्थी पारदर्शी बोतलों में सैनिटाइजर भी ले जा सकते हैं। उनको परीक्षा कक्ष के साथ परिसर में भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। हर केंद्र पर उसकी क्षमता से 1/3 परीक्षार्थियों को ही बैठाया जाएगा और 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। उम्मीदवारों को ओएमआर शीट और उपस्थिति सूची भरने के ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के साथ एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ ले जाना होगा। परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों को कम्युनिकेशन डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि उम्मीदवार साधारण घड़ी पहन सकते हैं। यूपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों को 3 और 4 अक्टूबर को परिवहन की उचित सुविधा मुहैया कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे की ओर से भी देश भर में कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो ने परीक्षा के दिन अपनी सेवाएं सुबह 8 के बजाय सुबह 6 बजे से शुरू करने का फैसला किया है। इस साल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10,58,000 अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पहले ये परीक्षा 31 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में नए कोविड-19 मामलों में कमी आई है। देश में ज्यादा जांच के बावजूद नए मामलों में लगातार कमी आ रही है और बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 80,000 से कम नए मामले आए हैं, जबकि 75,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 54,27,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 75,628 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 54,27,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 83.70% हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 79,476 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा
64,73,000 से अधिक हो गया है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 1,069 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1 लाख के पार हो गई है। अभी देश में कोरोना के 9,45,000 के करीब सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 14.74% है, जबकि मृत्यु दर 1.56% है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महात्मा गांधी का जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर दुनिया भर में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन का इस्तेमाल दुनिया से परमाणु हथियार को खत्म करने का प्रण लेने के लिए किया। भारत ने अगुवाई करते हुए कहा कि परमाणु हथियार रहित दुनिया की कल्पना संभव है, लेकिन इसके लिए सभी देशों को मिलकर चरणबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। अहिंसा को दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बनाने वाले महात्मा गांधी के जन्मदिन को उन हथियार के खात्मे के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया जो दुनिया से जीवन खत्म करने की ताकत रखते हैं, यानी परमाणु हथियार। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत शुरू से ही परमाणु हथियारों के पूरी तरह से खात्मे का पक्षधर रहा है। We believe that nuclear disarmament can be achieved through a step-by-step process underwritten by universal commitment and an agreed multilateral framework. India remains convinced of the need for meaningful dialogue among all states possessing nuclear weapons for building trust and confidence. India's annual resolution in the UNGA on the Convention on the Prohibition of the Use of Nuclear Weapons, tabled since 1982, enjoys wide support and reaffirms that any use of nuclear weapons would be a violation of the UN Charter and a crime against humanity. विश्व अहिंसा दिवस पर दिए अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महात्मा गांधी को याद किया और कहा कि कोविड-19 के दौर से गुजर रही दुनिया में अगर देश आपसी मतभेद नहीं भूलते तो जीत सिर्फ कोरोना वायरस की होगी। उन्होंने लोगों से गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का आह्वान किया। In marking the birthday of Mahatma Gandhi, this International Day highlights the remarkable power of non-violence and peaceful protest. It is also a timely reminder to strive to uphold values that Gandhi lived by, the promotion of dignity, equal protection for all, and communities living together in peace. एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में इस वक्त करीब 13,400 परमाणु हथियार हैं। शीत युद्ध के बाद से इन हथियारों की तैनाती में कमी आई है, लेकिन एक भी हथियार नष्ट नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देखिए